नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कनाडा और भारत विवाद के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या चल रहा है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तो इसमें हम देखेंगे किसके बारे में, पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान की जली हुई है। पाकिस्तान को मौका मिला है कि अब भर भर के भारत के पीछे पड़ा जाए। और इसी कड़ी में जो पाकिस्तान के एक पत्रकार है और एक लाल टोपी है, उनको मौका मिल गया कि अब तो बस पानी पी पी के इंडिया के पीछे लग जाओ और जैसे मौका मिले वैसे गालियाँ दो। और देखें, सुनते हैं कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के बाद में। हरदीप सिंह के खौफनाक कत्ल ने भारतीय हिंदुत्व का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया पर अयां कर दिया, वाजे कर दिया। नरेंद्र मोदी की लगाई इंतहा पसंदी की आग के शोले अब दूसरे ममालिक तक भी पहुंच रहे हैं। कैनेडियन हुकूमत ने कत्ल की छानबीन की तो फिर पता चला कि ताने बाने इंडियन सिफारतकार पवन कुमार से मिलते हैं। अच्छा, ये भी इंकशाफ हुआ कि पवन कुमार दरअसल सफीर था ही नहीं, बल्कि सफीर के भेस में इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का कनाडा में सरबराह है। अपनी सरजमीन पर अपने ही शहरी के सफाकाना कत्ल पर कैनेडियन वजीर आजम ने एक लम्हा जाया किए बगैर पवन कुमार को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन पार्लियामेंट में बात करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने बताया कि हरदीप सिंह के कत्ल में इंडिया मुलविस हो सकता है, जिसकी ठोस निशानदेही उनके हसास इदारों ने कर दी है। अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि अपने मुल्क में इंसानी हकूक सल्ब करने और अकलियतों पर मजालिम ढाने वाले इंडिया को, भारत को कुछ शर्म आती और वो अपनी घिनौनी गिरी हुई हरकत का एतराफ करके दहशतगर्दी से बाज आता। मगर हुआ क्या? हुआ इसके बिल्कुल उलट। हट धर्मी की इंतहा करते हुए इंडियन वजारत खारजा ने उल्टा कैनेडियन सिफारतकार को 5 रोज में मुल्क छोड़ने का कह दिया। कैनेडियन सफीर पर बेजा मुदाखलत, इंडिया मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम थोप दिया। सिर्फ सिख ही नहीं, कनाडा के तमाम शहरियों का जो गुस्सा है हरदीप सिंह के कत्ल पर आसमान को छू रहा है। अभी स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, इस वक्त बात गरम गरम चल रही है और हमें चाहिए कि इसका फायदा उठाकर इंडिया को पूरी तरह एक्सपोज करें और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हम लॉन्च करें इन द यूएन, अक़वाम मुत्तहिदा में। एक हमें पूरी तरह, जो कि मैं पहले भी इशारा कर रहा था, कि जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उन ममालिक के नुमाइंदों को ये डोसिया दिया जाए। इसके ऊपर हमें कश्मीर का मसला उजागर करना चाहिए। G20 के इजलास में भारत ने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को, 20 ममालिक को बुलाकर एक इजलास किया दिल्ली में, और उसके नतीजे में नरेंद्र मोदी दुनिया को यह बताना चाह रहा था कि भारत अब एक आलमी ताकत बन चुका है और अब दुनिया में और इस खित्ते में कोई काम भारत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। मगर जाहिर है कि हकीकत ये नहीं थी, ना है। पाकिस्तान में एक तूफान बर्पा कर दिया गया कि जी ये जो एलामिया हुआ है उसके बाद कि एक इंडिया से लेकर यूरोप तक एक नया ट्रेड कॉरिडोर बनेगा, इसने सीपैक को दफन कर दिया। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स खत्म हो गई, पाकिस्तान की अहमियत को तबाह बर्बाद कर दिया गया और जनाब सऊदी अरब के साथ इंडिया के ताल्लुकात कायम हो गए और अक़वाम मुत्तहिदा और यूएई ने, एमिरेट्स ने और सऊदी अरब ने कश्मीर को भारत का हिस्सा तस्लीम कर लिया। यानी किस किस्म की शर्मनाक खुराफात पाकिस्तान में उसके बाद ये डिसइंफॉर्मेशन इसको फैलाया जाने लगा। भारत जो है वो अपने तकब्बुर में, अपनी पॉलिटिकल एरोगेंस में ये समझ रहा है कि वो पूरी दुनिया को अपनी बात मनवा सकता है, जो मनमानी कर सकता है, जो चाहता है करते फिरे, कोई उसको रोकेगा नहीं। इसलिए जब नेटो ने और यूरोप ने यूक्रेन की जंग की वजह से रूस पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाई और ये पाबंदियां लगाई कि रूस की गैस और तेल अब यूरोप नहीं खरीदेगा और दुनिया का कोई और मुल्क नहीं खरीदेगा, और मकसद इस पाबंदियां लगाने का यह था कि रूस को माशी तौर पर इतना नुकसान पहुंचाया जा सके कि वो यूक्रेन की जंग में अपनी जंग को तूल ना दे सके और शिकस्त खा जाए। तो भारत ने यहां पर मगरबी ममालिक और अमेरिका के साथ एक धोखा किया। वो सैंक्शंस तो नेटो ने लगाई थी रूस के खिलाफ और मकसद यह था कि रूस का तेल दुनिया में कहीं नहीं बिकेगा। इंडिया ने यह किया कि उसने रूस का तेल सस्ते दामों खरीद कर अपने पास प्रोसेस किया अपनी रिफाइनरीज में और उसको महंगे दामों बनाकर यूरोप को फरोख्त करना शुरू कर दिया। इससे यूरोप को 2 नुकसानात हुए, नेटो को अगर हम कहें तो। एक नुकसान यह हुआ कि वो जो सैंक्शंस उन्होंने लगाई थी यूक्रेन की जंग के हवाले से रूस के ऊपर, वो तमाम सैंक्शंस बाईपास हो गई। वो बराह रास्त वो चीजें, वो तेल, वो गैस यूरोप में ही पहुंच रही थी, लेकिन पहुंच रही थी भारत के जरिए।
सो वो सैंक्शंस जो लगाई गई थी रूस के ऊपर कि उसकी तेल और गैस बिकेगी नहीं, फरोख्त नहीं होगी, वो सारी सैंक्शंस बाईपास हो गई। रूस की आमदनी में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि उसकी तेल और गैस की आमदनी, एक्सपोर्ट बढ़ गई, क्योंकि इंडिया ने इतनी भारी तादाद में खरीदा और उसको दुनिया में आगे एक्सपोर्ट किया प्रॉफिट के साथ, महंगे दाम। और दूसरा नुकसान उसका यूरोपियन मुल्कों को यह हुआ कि वो गैस और तेल जो पहले सस्ता उनको डायरेक्ट रूस से मिलता था, अब बहुत महंगे दामों इंडिया के जरिए उनको मिलने लगा। अब ये वो ऐसी चीज है जिसकी वजह से अब इतने महीने हो चुके हैं, 16-18 महीने हो चुके हैं और यूक्रेन की जंग जारी है और रूस के खजाने भरे हुए हैं। रूस के पास पूरी जंगी सलाहियत है कि वो मजीद प्रोडक्शन करके, असलहा बनाकर, असलहा तैयार करके मैदान जंग में ला सके, क्योंकि उसकी तेल की आमदनी और गैस की आमदनी में कोई कमी नहीं हुई। मानना पड़ेगा कि चाणक्य डॉक्ट्राइन इनकी जो है, इनकी जो ये एक झूठ बोलने की और मक्कारी की और धोखा देने की जो डिप्लोमेसी है, वो बड़ी ब्रिलियंट तरीके से ये अप्लाई करते हैं। G20 में इस जितने भी यूरोपियन मुल्क थे, अमेरिकन, फ्रेंच, ये सारे, इन्होंने आके डांट टपट की मोदी को, जो कि जाहिर है कि ये मेन स्ट्रीम में ये सामने नहीं आएगा। सामने तो सब गुडी गुडीज होता है कि जनाब एग्रीमेंट साइन हुए, शेक हैंड्स किए, सब मिलके बैठे, अच्छा तुझे पता और बड़ा ट्रेड कॉरिडोर बनाया जाएगा और ये सब कुछ, ये सारी बातें जो लालच दी गई इंडिया को, आपको भी सीपैक की तरह हम एक ट्रेड कॉरिडोर का हिस्सा बनाएंगे और आप, लेकिन जो बैकग्राउंड में इनसे डिमांड की गई वो ये कि आप रूस को डंप करें, आप ये फैसला करें कि अब आप रूस से इंपोर्ट नहीं करेंगे, आप रूस की इकोनॉमिक हेल्थ को सस्टेन नहीं करेंगे, आप रूस की जो फाइनेंशियल उसको डैमेज हमने करना था आप उसको सस्टेन कर रहे हैं, आप हमें बिट्रे कर रहे हैं, आपकी वजह से यूरोप तबाह हो रहा है, नेटो तबाह हो रहा है, ये जंग तूल खिंचती जा रही है, रूस को शिकस्त नहीं हो रही। इंडिया ने ये सब कुछ करने से इनकार कर दिया। वो अभी भी अपनी एरोगेंस में थे कि हम दोनों तरफ खेल सकेंगे, रूस से भी खेलेंगे, और विल डांस विद द डेविल एंड स्लीप विद द एनिमीज आल्सो। तो ये आपने देखा कि जब G20 खत्म हुई, जो पाकिस्तान में तूफान ये मचा हुआ था कि जनाब इंडिया आसमान पे पहुंच गया और चांद पे पहुंच गया, और ये तो जनाब सीपैक तबाह और पाकिस्तान तबाह और हमारी डिप्लोमेसी खत्म हो गई। अभी 10 दिन नहीं हुए कि कनाडा ने इंडिया पर शदीद इल्जाम लगाया कि भारत ने कनाडा की सरजमीन के अंदर दहशतगर्दी करके खालिस्तानी सिखों को कत्ल किया है। और जो इनका अपना G7 अलायंस है, बड़े बड़े यूरोपियन ममालिक और जिसमें अमेरिकन और यूरोपियन मुल्क शामिल है, एक साथ ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक तमाम मुल्कों ने इंडिया को कंडेम करना शुरू कर दिया कि इंडिया ये दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है, इस पर हमें बहुत तशवीश है और इस पर शदीद लड़ाई हो गई और कैनेडियन डिप्लोमेट इंडिया से निकाल दिया गया। कनाडा ने एक रॉ का इंटेलिजेंस ऑफिसर था, उसको निकाल बाहर किया इंडिया का, और बड़ी शान से ये एक्नॉलेज कर रहे थे, बड़े एरोगेंटली मान रहे थे कि जी जहां कहीं भी इनका सोशल मीडिया जो रॉ चलाती है वो सारे एक्नॉलेज कर रहे थे कि जहां कहीं भी अब दुनिया में कोई खालिस्तानी या कश्मीरी होगा या भारत के खिलाफ बात करेगा, अब रॉ उसको जाके असैसिनेट करेगी। अब जाहिर है ये चीज इनके मुंह पे फट गई आगे। असल रीजन ये हुआ इनके तसादुम का, जो मैंने आपको बताया वो ये, इन्होंने कहा कि तुम रूस की सपोर्ट बंद करो, रूस से असला भी खरीद रहे हैं, इन्होंने इनकार किया और लिहाजा अब इनको अंडर प्रेशर लाने के लिए G7 मुल्क जो यूरोपियन नेटो कंट्रीज के ताकतवर इकोनॉमी है, इन्होंने सारा का सारा मलबा मोदी पे गिराया कि ये एक आलमी दहशतगर्द है। तो आपने वीडियो में देखा फिजा खान को और एक अन्य जो थे उनके पाकिस्तान के, कोई मैं उनको जानता नहीं हूँ, वो बोल रहे हैं कि अभी मौका है, ये मुद्दा उठाना चाहिए तो उठा लो भाई। इंडिया ने तो करारा जवाब दे दिया है। और जो लाल टोपी है वो बात कर रहा था, फिजा खान बात कर रही थी कि कैनेडियन है जो वो भी पीछे पड़े हुए इंडियंस के। तो मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रहा था कैनेडियन लोगों के, उन्हीं के लोगों के द्वारा बनाए गए वीडियोस में, वो खुद ट्रूडो को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों, भारत के साथ रिश्ते ना बिगड़े, वो खुद सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान तुम सपोर्ट करके क्या कर लोगे? अपना खुद का तो देख लो। IMF से जो भीख मिली है ना, उसमें थोड़ा गुजारा कर लो, लोगों की सुध बुध देख लो यार। मतलब फटे में टांग अड़ाना, क्यों उड़ते तीर ले रहे हो? थके नहीं क्या? अभी अफगानिस्तान के उड़ते तीर ले रहे थे, अब वो तुम पे महंगे पड़ रहे हैं ना, तुम्ही को आके लग रहे हैं ना।